नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। खबर खैबर पख्तूनख्वा से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां टांग जिले में पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच फायरिंग हुई है। गोलीबारी में पाकिस्तान के 8 सैनिक मार दिए गए हैं। टीटीपी की फायरिंग में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना का एक वाहन भी नष्ट हुआ है। ये कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी गोलीबारी में पाकिस्तानी तो इस बीच ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं पाकिस्तानी इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां टीटीपी के टारगेट पर मुनीर सिरा है। लगातार यहां पर टीटीपी के द्वारा जो है वो हमले किए जा रहे हैं और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से टीटीपी के हमले के बाद जो पाकिस्तानी सेना की गाड़ी थी उसकी हालत नजर आ रही है। और बड़ा हमला यहां पर टीटीपी के द्वारा ये बताया जा रहा है। लगातार टीटीपी के द्वारा हमले पाकिस्तानी सेना के ऊपर जारी हैं और खैबर पख्तूनख्वा की आज़ादी को लेकर टीटीपी लड़ाई लड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा पर टीटीपी जो है वो अपना कब्जा चाहती है। इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, एक बार फिर से टीटीपी ने बड़ा हमला पाकिस्तानी सेना के ऊपर किया और 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। सही कह रहे हैं। ताज़ा जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक टीटीपी ने लगातार जो खैबर पख्तूनख्वा में बलोचिस्तान या फिर वजीरिस्तान में जो हमलों को तेज किया है, और उसी के बीच जो है एक ताज़ा खबर आई है जिसमें 8 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। और टीटीपी ने जो हमला किया है उस हमले में न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के लोगों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि टीटीपी ने वहां उस इलाके पर जो है अपना कब्जा भी जमा लिया है। टीटीपी के जो लोग हैं वो उस इलाके में जो है वो देखे जा सकते हैं। लगातार वहां पर बमबारी करके हेलीकॉप्टर के जरिए हमले करके पाकिस्तान ने टीटीपी के लोगों को और सिविलियंस को वहां पे निशाना बनाया, मगर उसे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला है। जो जानकारी है लगभग 2 दिनों तक जो है ये जो कार्रवाई है चलती रही। बाजूर इलाका पड़ता है ये। बाजूर इलाके में जो लोवी ममूंद जो इलाका है वहां पर दरअसल ये झड़प हुई थी, जिसमें टीटीपी को कामयाबी मिली और उन्होंने वहां पर पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान किया। 8 लोगों की उसमें मौत हुई है और लगातार अभी जो है उस इलाके में उन्होंने अपना कब्जा जमाया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहां पर उस इलाके में फायरिंग करके लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मगर जिस तरीके ने टीटीपी ने उस इलाके में पैठ बनाई है तो ऐसा माना जा सकता है कि टीटीपी जो है पूरे तरीके से उस इलाके में काबिज हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर लगातार अगर बात टीटीपी को लेकर करें, टीटीपी का वर्चस्व जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बात करेंगे दुश्मन की पनडुब्बियों के किलर को लेकर। अब बात होगी दुश्मन की पनडुब्बियों के किलर को लेकर। बात भारत के एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम को लेकर करेंगे और बात करेंगे एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट की, जिसका सफल परीक्षण आईएनएस कवरत्ती युद्धपोत से किया गया और इस दौरान रॉकेट ने अलग अलग दूरी पर सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदा है। सही समय और सही गहराई पर विस्फोट करने में सक्षम रहा। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस रॉकेट सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। पूरी तरह से स्वदेशी है ये और इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये रॉकेट विशेष रूप से पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन ये खास क्यों है, कैसे नौसेना की ताकत को ये बढ़ाएगा और क्यों इसे समंदर का शिकारी कहा जा रहा है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप खास रिपोर्ट देखिए। समंदर का नया शिकारी दुश्मनों पर पड़ेगा बहुत भारी। एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम, चीन पाक के पनडुब्बी भस्म। नौसेना में शामिल होगा ERASR, समंदर में करेगा भीषण प्रहार। वो घातक है, महाविनाशक है, आग उगलता है, पलक झपकते ही दुश्मन के सबमरीन को भस्म करता है। उसकी ताकत देखकर पाकिस्तान की सांस अटक जाती है, ड्रैगन में खलबली मच जाती है, दुश्मनों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये समंदर का नया सिकंदर है जो भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगा, दुश्मनों की नींद उड़ाएगा। नाम है एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम ERASR, जिसका सफल परीक्षण 23 जून से 7 जुलाई तक कवरत्ती युद्धपोत से किया गया।
इस दौरान रॉकेट ने अलग अलग दूरी पर सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदा, सही समय पर और सही गहराई पर विस्फोट करने में सक्षम रहा। रॉकेट का विस्फोटक हिस्सा पूरी तरह प्रभावी रहा। इन परीक्षणों की सफलता ने दिखाया कि एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट नौसेना के लिए एक भरोसेमंद और दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए काल है। इसकी खासियत की बात करें तो एक्सटेंडेड रेंज सबमरीन रॉकेट एक स्वदेशी हथियार है जिसे भारतीय नौसेना के जहाजों पर लगे इंडिजीनस रॉकेट लॉन्चर से दागा जाता है। ये रॉकेट विशेष रूप से पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ये ट्विन रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है जो इसे अलग अलग दूरी तक सटीकता और स्थिरता के साथ हमला करने में सक्षम बनाता है। ये एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम भारतीय नौसेना के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चीन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा, समंदर में भारतीय नौसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ाएगा। इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज भी है जो पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है। इस फ्यूज रॉकेट को सही समय पर सही गहराई पर विस्फोट करने में मदद करता है। इसकी ताकत की बात करें तो इसमें लगा वॉरहेड दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी रेंज 8 किलोमीटर से अधिक है। इसमें स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज जो सही समय पर विस्फोट सुनिश्चित करता है। ट्विन रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन है जो अलग अलग दूरी पर सटीकता सुनिश्चित करता है। डीआरडीओ, नौसेना और निजी कंपनियों के बीच सहयोग ने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया है। भारतीय नौसेना जल्द ही एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बना रही है। ये रॉकेट नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को और मजबूत करेगा। 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी जुड़े हैं, पूर्व नेवी ऑफिसर हैं। सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजय जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। अगर इस सिस्टम को हम समझे, किस तरीके से सिस्टम जो है काम करता नजर आएगा, और अगर समुद्र की सीमाओं को लेकर बात करें संजय जी, तो समुद्र की सीमाएं किस तरीके से अभेदी और बेहतर अब सुरक्षित होती नजर आएंगी आने वाले दिनों में? अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। डिटेल में ऑफकोर्स श्याम साहब बहुत अच्छी तरीके से बता पाएंगे, मैं मोटे मोटे तौर पर बताता हूँ। नंबर एक, अब जो समुंदर है वो बहुत बहुत जरूरी हो गया है। और यही कारण है कि चीन जो है लगातार पाकिस्तान को और अब बांग्लादेश को अपने इसके अंदर ले रहा है, जिससे कि वो भारत के बरखिलाफ इस्तेमाल कर सके। यानी कि अब नए वॉरफेयर के अंदर बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से हम समुद्र के अंदर और सुदृढ़ और मजबूत हो जाए। उसको लेकर के जिस प्रकार से हमने प्रोजेक्ट 77 के नीचे भी हम सबमरीन बना रहे हैं, इससे पहले हमने अरियान जो सबमरीन बनाई है उसके द्वारा जिस प्रकार से हम ये मिसाइल और खासकर सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, अभी तक क्या हम लोग करते थे सबसोनिक, अब ये जब हम सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्पीड होगी। जब हम सुपरसोनिक कहते हैं यानी कि ध्वनि की आवाज से 5 गुना कम हो सुपरसोनिक, हाइपर यानी कि उससे ज्यादा। और ये जो मिसाइल तकरीबन हम बनाते हैं तकरीबन 10 मैच के आधार पर। अब जब इरेजर बना रहे हैं एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, अब ये जो है आप समझ सकते हैं इससे और जिस प्रकार से फर्स्टली इंडिजिनस यानी डीआरडीओ की ऑफकोर्स अंडर उनके अम्ब्रेला के नीचे, लेकिन ये जिस प्रकार से डीडीएल और सोलर यानी नागपुर का एक फर्म है, इन दोनों से जुड़ करके जिस प्रकार से टोटली इंडिजिनस, और इंडिजिनस होने के नाते इसको ट्रैक करना, इसको पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे आपके संवाददाता बता रहे थे कि 8 किलोमीटर एक्सटेंडेड रेंज यानी कि 1500 से 2000 किलोमीटर करीब जाएगा। और पिछले तकरीबन जैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक था 23 जून और 7 जुलाई के बीच में 17 यूजर ट्रायल इसके हुए हैं। और उसके कारण जिस प्रकार से सबमरीन और खासकर न्यूक्लियर सबमरीन मतलब जितना आदमी के ऊपर निर्भर है, सबमरीन को कोई दिक्कत नहीं, उस सब जगह पे जा सकती है। और ऐसे सबमरीन को ट्रैक करना, इस प्रकार से क्या काम करेगा। चीन का मकसद क्या है? चीन का मकसद है कि इंडियन ओशन के अंदर घुसना, और उसमें घुसने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश और जैसे हम्बन टोटा में श्रीलंका के लेकर के भारत को घेरने की कोशिश।
उस उद्देश्य को लेकर के भारत जिस प्रकार से एक सुदृढ़ हो रहा है, मजबूत हो रहा है, इंडिजिनस यानी कि आत्मनिर्भर अपने बलबूते के ऊपर हो रहा है, और एक खासकर जब हम अपने बलबूते पे कहते हैं, इंडिजिनस भी कहते हैं, तो चाहे वो आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट से तो नेवल लेबोरेटरीज हो, साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं, ये सब मिलकर के जिस तरीके से काम कर रही है और लगातार काम कर रही है, ये जरूर बिल्कुल जो है परेशानी का बनने के और बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर इन चीजों से इसका अंदेशा तो साफ तौर पर लगता हुआ नजर आ रहा है कि जो भारतीय समुद्र की सीमाएं हैं वो आने वाले समय में और भी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएंगी। अब इस बीच मैं रुक करूंगा श्याम जी का। श्याम जी, अगर बात यहाँ पर ERASR रॉकेट सिस्टम को लेकर के जाए, ये रॉकेट सिस्टम की तकनीक क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? श्याम जी, शायद आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। धन्यवाद अभिषेक। जय हिंद, शनोवरना। देखिए, सबसे पहले मैं समुद्री बातें करूंगा थोड़ा। ये जो कोई मिसाइल नहीं है, ना तो कोई रॉकेट का जो तरीका है इसका कुछ अलग है। तो जब हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर की बात करते हैं तो शायद अदृश्य शक्तियां हैं समुद्र की, ये सबमरीन्स, और इनको मारना, ये बातें हमारे दर्शकों के जहन में कम आती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक रॉकेट बॉम्ब है, जो एक्चुअली एक बॉम्ब है जिसको रॉकेट पे करके छोड़ना है। हमारे पास ये पहले भी बॉम्ब थे रशिया से, RGB रॉकेट बॉम्ब यूनिट, जिनको हम जो हम 2500, 6500 ये अभी भी हमारे दूसरे सिस्टम में लगे हुए हैं। पर ये DRDO के द्वारा बनाया हुआ एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट है, जो हमारी इंडिजिनाइज्ड रॉकेट लॉन्चर जो हमने बनाई है उनसे ये छोड़ी जाएगी। अब आपको कह लगेगा कि 8 किलोमीटर की रेंज, पहले तो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो रेंज सबसे बड़ा सरप्राइज होता है। हम ये कहेंगे नहीं कि रेंज आपकी कहां तक जा सकती है। मल्टी रेंज रॉकेट लॉन्चर है। किसको मारता है? सबसे पहले सबमरीन जब हमारे नजदीक आती है हमें टो लेने के लिए, तो आज के दिन में भी अंडर वाटर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है कि हम 5 और 6 किलोमीटर से ज्यादा हम किसी शिप को पकड़ पाए। तो इसका मतलब जब हमारे 5 किलोमीटर के अंदर नहीं आएगी, उसके पहले ही हमें सबमरीन को मारना है। और मारना कैसे? सरफेस पे नहीं, सबमरीन पानी के नीचे है, 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, और अपने सोनार से हमें पकड़ने की कोशिश कर रही है। जिसने पहले पकड़ लिया वो गया, क्योंकि सबसे लिथल वेपन होता है सबमरीन। तो हमें उसे 5-6 किलोमीटर से बाहर रख के मारना है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे रॉकेट 20-25 लगातार छोड़ देते हैं, जो जाके आगे गिरता है जिस एरिया में सबमरीन लाइकली है। जैसे हमारे हेलीकॉप्टर्स ने पकड़ा या PATI ने पकड़ा है, तो कैसे ध्वस्त करें, वो मारेंगे, फिर हम भी मारेंगे। अब क्या होगा, नीचे जाके ये एक फ्यूज लगा, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, वहां जाके बॉम्ब फटेगा। अगर दूर भी फटा तो थोड़ी भी, क्योंकि ध्वनि की गति पानी के अंदर बहुत दूर तक जाती है, तो सबमरीन में विस्फोट हो जाएगा, क्रैक हो जाएगी। ये है टेक्निक इस रॉकेट का। इसको आप समझेंगे तो मजेदार लगेगी, क्योंकि ऐसे बातें बाहर से समझ में नहीं आती। तो एक बॉम्ब है जो एक डेप्थ पे, एक दूरी पे और अलग अलग दूरी पे भी फट सकता है। और कई आप देख रहे हैं पिक्चर में, आप एक साथ कई रॉकेट पानी में गिर रहे हैं और नीचे जाके ब्लास्ट कर रहे हैं। अगर सबमरीन 1 किलोमीटर दूर भी हुई, वहां से प्रॉक्सिमिटी में भी हुई, तो वो बर्बाद हो जाएगी। तो एक तरह से उनके नजदीक आने से पहले हमने उनको ध्वस्त किया। तो ये जो एंटी सबमरीन रॉकेट है, ये हमारे पास पहले भी थी, मैंने भी अब यूज किया हुआ है सारे। और INS कावरती जो है ASW, इसमें भी सोनार लगा हुआ है, जो कि 5-6 किलोमीटर तक ही पकड़ सकता है। तो दोनों की लिमिटेशन है, सबमरीन के भी हमारी भी। और न्यूक्लियर सबमरीन घात लगा के बैठी रहती है, अगर उससे हम अगर दूर से भी मार दे, डेप्थ चार्ज दूसरा तरीका है, रॉकेट लॉन्चर दूसरा तरीका है, और टॉर्पीडो तीसरा तरीका है सबमरीन को मारने का। तो ये जो DRDO ने NSTL के साथ, RDE के साथ मिलके, या सोलर ग्रुप के साथ मिलके, या हमारी जो हैदराबाद की कंपनी है उसके साथ मिलके जो क्रिया है, ये बहुत ही बेहतरीन काम है। और आगे मेरे ख्याल से सबमरीन के लिए लीथल एक क्रेडिबल बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप इन चीजों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इससे साफ तौर पर ये समझ में आया कि जाहिर तौर पर भारत मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। और दिन प्रतिदिन अगर बात रक्षा के क्षेत्र को लेकर की जाए तो भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा। और इस बीच सर, आपसे सवाल यहाँ पर भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर रक्षा क्षेत्र में, अगर रक्षा क्षेत्र को लेकर बात करें, पिछले कुछ सालों में हम ये लगातार देख रहे हैं कि जिस हम छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरे देशों से, बाहर के देशों से डील करते थे कि हमें चीजें मिले, लेकिन अब हम भारत में ही, अपने देश में ही इन्हें डेवलप कर रहे हैं। देखिएगा अभिषेक जी, ये जो रॉकेट के बारे में जिस प्रकार से श्याम साहब ने बताया, तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया उन्होंने कि इसके फायदे क्या हैं। और क्योंकि कोई भी सबमरीन है, जब वो घात लगा करके बैठा है, तो
8 किलोमीटर अगर रेडियस है, अलग अलग है, इंडिजिनस है। अब इंडिजिनस आत्मनिर्भर की जब बात करते हैं, हमने देखा हम किसी भी देश के ऊपर अगर निर्भर रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपने देखा हम लोगों को इंजन चाहिए अपने एयरक्राफ्ट के लिए, और यूएसए ने क्या कर दिया, 2 साल हो गए अभी तक नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? हो सकता है उनको यूक्रेन को दे रहे हो सकता है वो इजराइल की मदद कर रहे हो सकता है नहीं देना चाहते हो, जो भी कारण है, पर कारण आप संजय जी, किसी तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। इस बीच में श्याम जी का रुख कर लेता हूं। श्याम जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से आपने इस पूरे सिस्टम को लेकर जानकारी दी, ऐसे में आपसे यहां पर यह भी समझना चाहूंगा मैं, क्या इसके माध्यम से केवल किसी टारगेट को आइडेंटिफाई करने के बाद ही अटैक किया जा सकता है, या इसके अंदर जीपीएस गाइडेड टारगेटिंग भी मौजूद है? तब हम करेंगे, ये दिक्कत आती है। देखिए मैं बताऊं आपको, जी मैं बताता हूं आपको। देखिए ये जो है ये एंटीसिपेशन में फायर किया जाता है। ये कोई टारगेटेड वेपन नहीं है कि सबमरीन के ऊपर जाके गिरे। तो ये अंडर वाटर वॉरफेयर है, बिल्कुल अलग तरीका है। दर्शकों को इस अदृश्य तरीके को समझना होगा पहले। ये बिल्कुल अलग वॉरफेयर है और बहुत ही लिथल वॉरफेयर है। बहुत ही पोटेंट वेपन होती है सबमरीन। अगर वो डिटेक्ट हो जाए तो वो सिटिंग डक है। उसके बाद हम उसको हेलीकॉप्टर से, P8I एयरक्राफ्ट से, मैरीटाइम पेट्रोल SW, हमारे पास P8I एयरक्राफ्ट है, हमारे पास MH-60 और सीकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे पास कामोव है 28। ये सब उसको हवा से इमीडिएटली टॉर्पीडो मार के गिरा सकते हैं, या डेप्थ चार्जेस जिसको डेप्थ बॉम्ब कहते हैं, वो सीधा ड्रॉप करेंगे। और अगर आप 1 किलोमीटर के रेडियस में भी ड्रॉप कर दो, 500 मीटर, तो वो ध्वनि इतनी ज्यादा होती है, जो अब हवा, जो हमारे प्रेशर की ध्वनि होती है हवा की, जो से मीडियम जो होता है, देखिए जो पानी में वो बहुत ज्यादा तेजी से चलती है, तो जो ध्वनि निकलेगी वो अंडर वाटर एकॉस्टिक जो प्रेशर बनेगा उसी से सबमरीन में छेद हो जाएगा और सबमरीन बेकार हो जाएगी। तो ये वो टेक्निक है। तो एक्यूरेसी का क्या मतलब अगर लोकलाइज हो गया सबमरीन कि इस एरिया में सबमरीन लाइकली है, तो आप लगातार कई रॉकेट उस एरिया में दाग देते हो, एक तरह से ब्लास्ट कर देते हो, सैनिटाइज कर देते हो। एक्चुअली जब फ्लीट मूव करती है और एंटी सबमरीन कावरती जैसे ये शिप्स जो है SW शिप्स आगे रहते हैं 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, और ये लगातार रॉकेट फायर करते रहते हैं। अगर आपको लगा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि सबमरीन आगे हो सकती है, तो वो आगे लगे रहते हैं। और आजकल की न्यूक्लियर सबमरीन की स्पीड ज्यादा हुई है, तो वो फ्लीट के पीछे से भी आ जाते हैं। पहले नहीं था ऐसा। अब ये बहुत बड़ा खतरा है। न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट की जो स्पीड ऑफ एडवांस है उसको कैपेबल है पीछे से पीछा करने के लिए। तो अभी हमें पीछे भी और वैनगार्ड पे आगे भी दोनों तरह से। और अगर एयर डिफेंस का थ्रेट है तो एंटी सबमरीन थ्रेट, एयर डिफेंस थ्रेट, और ये जो हाइब्रिड थ्रेट है ड्रोन्स का, 3 थ्रेट को लेके सर्कुलर फॉर्मेशन में फ्लीट को प्रोटेक्ट करके चला जाता है। इसलिए सारे शिप्स में ये रॉकेट लॉन्चर लगे हुए हैं। अब जब ये इंडियन हो गए हैं तो हमारे पास कमी नहीं होगी। इनकी टेक्नोलॉजी पर हमको भरोसा रहेगा, विश्वसनीय है। हम इनको एक्सपोर्ट क्वालिटी में बनाएंगे। और लगातार देखिए सोलर डिफेंस लिमिटेड जो है, हैदराबाद कंपनी जो लिमिटेड है, इसको लगातार अब बनाएगी और दूसरे देश इसको खरीदेंगे, क्योंकि कॉस्टली नहीं होगा, चीप होगा, एक्यूरेट होगा, प्रिसाइज होगा और मास प्रोडक्शन होगा। तो ये मजेदार बात आपको समझनी चाहिए। भारत जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काफी आगे विकसित कर रहा है अपने आप को, इंडिजनाइज्ड कर रहा है और सेल्फ कैपेबल हो गया है सबमरीन थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो कि लगातार चाइना की सबमरीन के डिटरेंस के कारण हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और कई सालों से इस पे एक्सरसाइज चल रही थी। अब ये हमारे पास आया है। करीब करीब सारे फ्रिगेट्स और सारे डिस्ट्रॉयर्स में और ये सारे कॉर्वेट्स में ये रॉकेट लॉन्चर लगे हुए हैं अभी, और ये एंटी सबमरीन का बड़ा तरीका है। बिल्कुल, मतलब शाम से जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि ये भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए, DRDO के लिए। संजय जी, दूसरी ओर अगर बात चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में की जाए, तो सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए, भारतीय सीमाओं के लिए चीन और पाकिस्तान ही रहते हैं। और ऐसे में अगर रक्षा क्षेत्र को लेकर बात करें, जिस तरीके से भारत की आत्मनिर्भरता लगातार रक्षा क्षेत्र में बढ़ती चली जा रही है संजय जी, तो ऐसे में जाहिर तौर पर चीन जो है वो भी कहीं ना कहीं परेशान होगा। दूसरी ओर पाकिस्तान तो पहले से ही डरा हुआ, और पाकिस्तान ने भारत की शक्ति का प्रदर्शन भी हाल फिलहाल देख लिया। अभिषेक, कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि दुश्मन कमजोर है और हम बहुत मजबूत है और हम कभी भी संभाल लेंगे। नहीं, हमेशा दुश्मन को यकीनन वो, और क्या है,
पाकिस्तान और अब मैं कहूँगा बांग्लादेश भी खुलेआम कहने में कोई हर्जात नहीं। ये दोनों, एक बे ऑफ बंगाल में और दूसरा अरेबियन सी, ये इंडियन ओशन में आने की कोशिश कौन कर रहा है? चीन। अब चीन इतने आसानी से आ नहीं सकती, तो ये दो पिट्ठू बन करके बैठेंगे उनके लिए इस इलाके में। तो बहुत जरूरी है कि हमने किसी प्रकार से भी चीन को इंडियन ओशन रीजन में अब हावी होने नहीं देना है। मकसद क्या होगा चीन का कि कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में हावी होने की कोशिश करे। मकसद ही वो है। क्यों इंडो पैसिफिक हम लोग बोल रहे हैं, क्यों हम क्वाड की बात करते हैं, क्यों हम ऑकस की बात करते हैं, क्यों हम एक दूसरे के साथ मिल करके, यही नहीं, बेसिक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक बात हुई, अगर कल लड़ाई होती है किसी कारण से, तो हम लोगों ने यकीन एंटी सबमरीन, जैसे श्याम साहब बता रहे, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, और एंटी सबमरीन वॉरफेयर द मोस्ट क्रिटिकल वॉरफेयर, और बहुत मुश्किल होता है। आप एक सबमरीन में जाकर के कभी देखिएगा, वो जानते हैं किस प्रकार से हम लोग तो सिर्फ एक दिन के लिए भी नहीं जा पाते, थोड़े दिन के लिए रहते वापस आ जाते हैं देखने के लिए अपने आप को कि क्या कैसे सबमरीन अपील करता है। तो बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे इसमें आप जब रहते हैं और इस तरह के आपको जब रॉकेट मिलते हैं, तरह तरह के आले मिलते हैं अपने आप को बचाने के लिए, और दुश्मन आपकी कोशिश करेगा आपको मारने के लिए, तो दोनों तरफ से टसल चल रहा है। तो उसको लेते हुए बहुत जरूरी है, और यह मानने की बात है कि आज की तारीख में चीन के पास सबसे बड़ी नेवी है, चाहे सबसे मॉडर्न नेवी ना हो, सबसे फर्स्ट क्लास नेवी ना हो, पर नंबर में सबसे ज्यादा है। तो जब वो नंबर में इतने सारे सबमरीन इधर उधर घुमाता रहता है, तो एंटी सबमरीन का होना निहायत जरूरी है। उस मकसद को लेकर के जिस प्रकार से लगातार नेवल वॉरफेयर को अपने ध्यान में रखते हुए ये आगे वाली जो लड़ाई है उसमें बहुत तरह तरह के होगा, और ड्रोन भी आ गए, आ गया, एंटी सबमरीन भी आ गया। तो उस मकसद को लेते हुए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, इंडिया हम जब बात करते हैं आत्मनिर्भरता, ये बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर अपनी टेक्नोलॉजी अपना, कैसे वो ऑफ सिंदूर के अंदर कैसे हमारे ब्रह्मोस पहुंच गए उधर, जबकि पाकिस्तान के पास तो एयर डिफेंस था, चीन पूरी मदद कर रहा था, उसके बावजूद भी पहुंचा। ये जो आत्मनिर्भरता है, जो हम बात करते हैं आकाश की, आकाश बिल्कुल संजय जी, इस बीच आपने एक बड़ी मजबूत बात कही है कि आने वाले जो युद्ध होंगे वो जाहिर तौर पर मैन फोर्स के साथ नहीं, तकनीक के साथ लड़े जाएंगे, और आने वाले समय में युद्ध तकनीक से ही लड़े जाएंगे और तकनीक से ही जीते जाएंगे। तकनीक की ही बात के साथ में श्याम जी आपका रुख करना चाहूंगा। ऐसे में क्या ये माना जाए कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भारत एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है, जिस तरीके से लगातार भारत नई नई चीजों को डेवलप कर रहा है? बिल्कुल अभिषेक, टेक्नोलॉजी का ही युद्ध है। देखिए, कल मैं जनरल चौहान को सुन रहा था उनके वारएफ के लेक्चर में, मैं वहां भी था मौजूद। उन्होंने इस बात की चर्चा की कि टेक्नोलॉजी जो है एक थर्ड फोर्थ फ्रंट है, जिसमें लगातार विरोध, और लगातार हमें आगे बढ़ाना होगा अपने टेक्नोलॉजी को। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आत्मनिर्भर हो तो आपकी जैसे रेंज है, रेंज किसी को मालूम नहीं है। हमने 8 किलोमीटर बोला, ये ज्यादा पीछे भी हम कर सकते हैं, और हम अपने आप इसको, हमारी अपनी हथियार अपना है, तो हमें कैसे यूज करना है ये हम जानते हैं। लेकिन बाहर के हथियार हो तो सबको रेंज मालूम होता है, आप उसके काउंटर मेजर्स कर सकते हो। यहाँ ये टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा फायदा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ जैसे आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो पुणे में है, या हाई एनर्जी मटेरियल एंड रिसर्च लेबोरेटरी जो हमारी पुणे में है, या नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी NSTL जो विशाखापट्टनम में है, और इसके साथ साथ हमारी जो भारत डायनेमिक्स तो लगातार हमारे को हेल्प कर रही है। इनको बधाई देना हमें, क्योंकि DRDO ने इनके साथ मिलके लॉन्चर भी बनाया पहले, और अब ये रॉकेट बॉम्ब भी बना दिए। श्याम जी, काफी आपने जिस तरीके से बात का जिक्र किया कि एक महत्वपूर्ण बात यह है जिस पर हमारे दर्शकों का भी जो है ध्यान जाना चाहिए, कि जो हम हथियारों को डेवलप कर रहे हैं इसमें खासियत यह है कि इन हथियारों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं समय के साथ, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन इस बीच समय की थोड़ी कमी। संजय जी, श्याम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया। तो जाहिर तौर पर भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर बात करें तो भारत हर क्षेत्र में आज के समय में आत्मनिर्भर हो रहा है। रक्षा क्षेत्र को लेकर बात करें तो रक्षा क्षेत्र में भी भारत की जो निर्भरता है दूसरे देशों पर अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।